नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। चीन, अमेरिका, जापान, ब्राजील और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद भारत में भी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से निपटने की पूरी तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार लगातार कोरोना की रोकथाम को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। आज देश भर के अस्पतालों में कोविड-19 मॉक ड्रिल कराई गई। मॉक ड्रिल का मकसद इक्विपमेंट, प्रोसेस और मैन पावर से जुड़ी तैयारियों को परखना था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कोविड से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। उनकी देखरेख में मॉक ड्रिल कराई गई। चीन के मामलों में विस्फोटक इजाफे के बाद पूरी दुनिया कोरोना को लेकर अलर्ट हो गई है। केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते से अब तक कई बैठकें की हैं। मॉक ड्रिल से पहले स्वास्थ्य मंत्री ने 26 दिसंबर को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के करीब 100 डॉक्टरों के साथ एक बैठक भी की थी। सरकार हर तरह से सुनिश्चित करना चाहती है कि वायरस ना फैले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पतालों को तैयार स्थिति में रखने का निर्देश दिया है। अगर बीते 24 घंटों के दौरान देखें तो देश भर में कोरोना के करीब 196 नए मामले मिले हैं। सक्रिय मामले बढ़कर अब 3,428 से ज्यादा हो गए हैं। अकेले चीन में अगर देखा जाए तो अगले 3 महीने के अंदर 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के संक्रमण के चपेट में आने की आशंका जताई जा रही है, जबकि अनुमान है कि 10 लाख से ज्यादा मौतें हो सकती है। ये भी आशंका है चीन को लेकर। अनुमान के मुताबिक दुनिया के 10% से ज्यादा लोग अगले 3 महीने के अंदर संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे कोविड के बढ़ते खतरे और इसके मद्देनजर हमारे तैयारियों की। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं 3 खास मेहमान। मेरे साथ हैं डॉक्टर ई वेंकटा राव, जो कि मेंबर हैं ओडिशा स्टेट एडवाइजरी कमेटी ऑन कोविड-19। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर राव, शुक्रिया मेरे साथ मुद्दा आपका में जुड़ने के लिए। मेरे साथ डॉक्टर जी.सी. खिलनानी जुड़े हुए हैं, जो कि चेयरमैन हैं पीएसआरआई इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर खिलनानी। इसके अलावा मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रमन गंगा खेडकर, डॉक्टर सी.जी. पंडित नेशनल चेयर आईसीएमआर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गंगा खेडकर। आप तीनों मेहमानों का एक बार मैं फिर से शुक्रिया कहूंगी। और पहले मैं शुरुआत डॉक्टर राव आपके साथ करूंगी। जो मॉक ड्रिल है, मैं चाहूंगी थोड़ा इसके बारे में बताइए। इस तरह की प्रैक्टिस हमारी तैयारियों को परखने में कितनी मदद करेगी, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई कमी है तो इसी मॉक ड्रिल के जरिए, इसी तरह की समीक्षा के जरिए उसे परखा जा सकेगा, समझा जा सकेगा। सबसे पहले तो मैं कहूँगा शुक्रिया अदा करूँगा हमें इनवाइट करने के लिए। अभी देखिए कि 2 साल पहले जब पहली बार हमारे वुहान से ये जब वायरस आया था, तब जो है हमारा प्रिपेयर्डनेस नहीं था। अगर हम याद करेंगे तो जो पहला लॉकडाउन जो था, पहला लॉकडाउन जो है वायरस को कंट्रोल करने के लिए नहीं था, बल्कि वो हमारा जो प्रिपेयर्डनेस को परखने के लिए बात हुआ था। तो जो परखने का बात तब हुआ था प्रिपेयर्डनेस के लिए, पहला 18 दिन हमारे जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो अनाउंस किया था, तो दैट वाज बेसिकली कि हम लोग कितना तैयार हैं और कितना तैयारी की जरूरत है। वो चीज को लेकर अभी 2 साल के बाद फिर से ऐसे सिचुएशन ना हो, इसीलिए हमारा ये मॉक ड्रिल बहुत ही जरूरी था। ये मॉक ड्रिल का ये मतलब नहीं है कि जैसे कि डिजास्टर प्रिपेयरनेस होती है, तो ये मतलब नहीं है कि आप पेशेंट को ट्रीटमेंट करो या पेशेंट को कैसे हैंडल करो। आपका परखना है कि आपके पास कितने हॉस्पिटल बेड्स हैं, कितने हॉस्पिटल बेड्स में आईसीयू सपोर्ट है, कितने में वेंटिलेटर सपोर्ट है और कितने में और इनपेशेंट और आउटपेशेंट के लिए मैनेजमेंट कैपेसिटी कितना है, उसको परखने के लिए। तो वो सब चीज मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने जो शुरू किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था, क्योंकि अभी 2 साल में हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया कि कैसे हम कोविड को लेके कंट्रोल में आए। ऐसा ये जरूरी नहीं है कि BA.7 जो है, जो मतलब दूसरे शहरों में जो जिस जैसे रूप में आ रहा है, हमारे साथ भारतवर्ष में भी ऐसा ही होना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिर भी हमारा प्रिपेयर्डनेस जो है, जो कहते हैं कि ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो उसके हिसाब से ये बहुत जरूरी था और ढंग से किया जा रहा है। जो चीन के मामले हैं, उसमें माना जा रहा है कि जो बढ़ते मामले हैं संभवतः उसके लिए ओमाइक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 जिम्मेदार है। सवाल ये है कि क्या कोरोना वायरस के डेल्टा ओमाइक्रॉन वेरिएंट के बाद भारत में कोरोना का कोई नया वेरिएंट सामने आ सकता है, जैसे हमने कुछ मामले देखे हैं। अगर कोरोना की नई लहर आती है तो उसके लिए हम कितना तैयार हैं? भारत में वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन सप्लाई, अस्पतालों में कोविड बेड, कोरोना सर्विलांस, टेस्टिंग और हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं फिलहाल किस हाल में हैं? इसे लेकर आप क्या कहेंगे?
वैक्सीन को अगर हम लोग देखते हैं कि पहले जो है हम लोगों ने वैक्सीन को जैसे रोल आउट किया था, जी, डॉक्टर फर्स्ट राव डोज़ माफ़ को देखिए, कीजिएगा, सेकंड डोज़ को देखिए। डॉक्टर राव ये सवाल मेरा डॉक्टर रामन गंगाखेडकर से है। ओके। नहीं, आप अगर इस ढंग से अगर देखें कि चाइना में ये 0.7 वेरिएंट दिखा, इसलिए सब लोगों के मन में डर आया क्या अपने देश में कोई नया वेरिएंट आएगा। तो हमको अगर हम रियलिस्टिकली अगर देखें तो BF.7 या BA.5 का ही सबलिनियज का एक वेरिएंट है। आप अगर बड़े तौर पे अगर देखें तो नवंबर 24 को साउथ अफ्रीका में पहली बार रिपोर्ट हुआ था ओमिक्रॉन का विषाणु। आज तकरीबन 13 महीने हो चुके हैं वो ओमिक्रॉन का वेरिएंट दिखने के बाद में। 13 महीने होने के बावजूद भी ना हमने देखा कि उसमें कोई नया वेरिएंट ना पैदा हुए हुआ हमको दिखाई नहीं दिया जो ओमिक्रॉन की फैमिली, ओमिक्रॉन का जो लीनियज है उसको छोड़ के कुछ तैयार हुआ है। तो आप अगर पिछला अगर देखें तो पहले टाइम हमने अल्फा देखा, बीटा देखा, पहला वुहान चलते गया था, उसके बाद में हमको डेल्टा दिखा, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें हर 4-5 महीने के बाद में एक नया वेरिएंट तैयार होता था। तो अभी इतना डर है क्या? शायद उतना डर इसलिए नहीं है कि जो भी है ये जो विषाणु का इवोल्यूशन चल रहा है, ये इवोल्यूशन में आपको अनेक किस्म के वेरिएंट्स दिखेंगे जिसको एक टाइम पे जिसको हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखने की वजह से हमको एक दिखाई दे रहा है कि तकरीबन 10 साइट्स हैं कि जिसके अंदर थोड़ा म्यूटेशन हुआ तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इसके ऊपर असर होता है। तो इसके अलग-अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमको दिख रहे हैं। तो अगर आम तौर पे अगर देखा जाए तो नया वेरिएंट निकलना उतना ही कठिन है। ये हुँ, BF.7 चारों तरफ दुनिया में कई जगह जहां-जहां जीनोमिक सीक्वेंसिंग चालू है, वहां पहले भी रिपोर्ट हो चुका है, वो कोई बहुत प्रेडोमिनेंट हुआ ऐसे नहीं है। लेकिन अब हम जब बोलते हैं कि नया वेरिएंट नहीं आएगा, फिर भी एक छोटा चांस होता है कि हम गलत साबित हो सकते हैं, नया वेरिएंट आ सकता है। हुँ, इसलिए सरकार को क्या करना पड़ेगा? हम तैयार है ये बताना पड़ेगा। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमको चाइना में जो भी हुआ, ना जो जब पहली बार जब वेरिएंट आया, तो सब लोगों के ज़हन में एक बात है कि चाइना में ट्रांसपेरेंसी कम है। चाइना से नया वेरिएंट, नया कोई विषाणु आ सकता है। ये डर सबके मन में है। अब अगर ये डर है, तो सरकार को वो मन में का डर निकालने के लिए उनको ये भी बोलना पड़ता है कि नया वेरिएंट शायद चाइना रिपोर्ट ना करे। हुँ, ना करे तो हम हमारे इंटरनेशनल पैसेंजर्स की भी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जीनोमिक सर्वेलेंस स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ये तो चीज़ों के ऊपर हमने गौर किया, तो लोगों के मन में का वो जो फ़ियर है, पैनिक जो है, वो थोड़ा-सा कम होएगा। दूसरी बात आप देखिए कि अगर समझो उसकी वजह से लोगों के मन में क्योंकि वीडियोज़ इधर-उधर दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो वीडियोज़ देख के या टीवी की न्यूज़ देख के बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि फिर हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन मिलता है कि नहीं उसका डर है, ये क्रेमेटोरियम में जी। उनके यहाँ भी बहुत लाइन लग रही है। ये फ़ियर जो है चाइना का जो वीडियो में दिखता है, उसका असर हमारे साइड पे भी होता है। हुँ, हमारे यहाँ लोग सोच रहे हैं कि क्या वो डेल्टा की वजह से सिचुएशन आएगी। तो आज के तौर पे अगर आपने देखा, तो ये प्रिपेयर्डनेस एक्सरसाइज़ जैसे डॉक्टर वेंकट राव साहब ने बताया, वो उसको भी करके सरकार ने लोगों के मन में हिम्मत आने के लिए कि हम लड़ सकते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो आपने बताई कि हमने 2 चीज़ें देखी थी, एक तो वैक्सीन, हमारे यहाँ अभी नेज़ल वैक्सीन को भी अप्रूवल दिया हुँ, गया। तो नेज़ल वैक्सीन ये दुनिया की पहली वैक्सीन है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने की जो ताकत वो वायरस में होती है, वो कम हो जाएगी क्योंकि इससे म्यूकोज़ल इम्यूनिटी सुधर जाएगी। अब दूसरा देखिए, जो दवाइयाँ हैं, दवाइयों में एक दवा जो फाइज़र की पैक्सलोविड करके थी, ये पैक्सलोविड की दवा काफ़ी असरकारक है, जी, ऐसा बाहर से बताया गया था, ये ओरल टैबलेट्स हैं, जी। ये अच्छे असरकारक होते हैं। तो सरकार ने इवन हमारे यहाँ की जो कोई फार्मा कंपनी है, उसको भी अप्रूवल दिया है। आज उसको डब्ल्यूएचओ प्री क्वालिफिकेशन भी उसका हो गया है। तो आप अगर ऐसे आम तौर पे देखें, तो हम बिल्कुल तैयार हैं सरकारी सिस्टम के हिसाब से। अब लोगों ने हिम्मत रख के भरोसा रखना है कि हम सब तैयार हैं
और उनको जो कहा जा रहा है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे जी। में, वैक्सीन लेने के बारे में, बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी डोज लेने के बारे में, तो उन्होंने फॉलो करना चाहिए। शायद इतना डर जितना हम समझ रहे हैं, उतना नहीं है अभी भी। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर खिलनानी, डरना नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि सावधान रहना है हमें। डॉक्टर खिलनानी, चीन की जो तस्वीरें आ रही हैं, वो देखकर ज़ाहिर तौर पर डर ज़रूर है, लेकिन ये भी बात है, क्या आप मानते हैं कि बाकी जो देश हैं, उनकी तुलना में, खासकर चीन के लोगों की तुलना में, जो भारतीय लोग हैं, उनकी प्रतिरोधक प्रणाली, उनकी प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है और जो वैक्सीनेशन है, उसके बाद एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच हमें मिला है? और साथ ही तैयारियों को लेकर भी आपका पहला कमेंट। तो मैं आपको इतिहास में ले चलता हूँ, कोविड के इतिहास में। शुरू में था कि किसी को भी इम्यूनिटी नहीं थी। जब शुरू में वुहान से वायरस आया था तो सीरियस डिजीज हो रही थी और फिर हॉस्पिटल एडमिशन हुए थे। डेल्टा वेव जब आई तो डॉक्टर्स सिर्फ वैक्सीनेटेड थे और कुछ एल्डरली वैक्सीनेटेड थे। मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस वर नॉट वैक्सीनेटेड, तो हमने एक तबाही देखी। और उसके बाद जब ओमिक्रॉन आया, उस समय सिचुएशन ये थी कि इंडिया में सभी लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग वैक्सीनेटेड भी थे और काफ़ी लोगों को इन्फेक्शन भी हो चुका है। मैं आज की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा हमारा हमारा सोचना है, हमारा एस्टीमेट है, लोगों को एटलीस्ट 1 बार इन्फेक्शन हो चुका है, 2 बार, 3 बार और 4 बार भी हुआ है। तो ये सब होने से अब जैसे जनवरी में लास्ट दिसंबर में ओमिक्रॉन आया तो हांगकांग में तो डेथ्स हुई थी, उसी ओमिक्रॉन से। वही ओमिक्रॉन जब भारत में आया, इन्फेक्शंस बहुत हुए लेकिन आईसीयू एडमिशन नहीं हुए और डेथ्स भी बहुत मिनिमल हुई थी। इसकी वजह ये है कि हमारी जो इम्यूनिटी है, वो ड्यूअल है। ड्यूअल मतलब कि एक तो इन्फेक्शंस हो चुके हैं सबको और दूसरा वैक्सीनेशन कारगर है, तो इसको हम कहते हैं हाइब्रिड इम्यूनिटी। तो हाइब्रिड इम्यूनिटी की वजह से सेम वायरस जो चाइना में तबाही कर रहा है और यूरोप में, इवन अमेरिका में जो है ना, कुछ डेथ्स हो रही हैं एल्डरली एल्डरली में, ये जामा में भी पेपर आया था। लेकिन भारत में वो इतना नुकसान नहीं करेगा क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी है वो बहुत स्ट्रांग है, जिसको हम हाइब्रिड इम्यूनिटी कहते हैं। इसलिए हुँ। मैं नहीं सब कुछ करना चाहिए टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ दिस वायरस टू द कंट्री, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता। मैं जानता हूँ और चाहता हूँ कि जितने भी लोग विदेश से आते हैं उनका आरटी-पीसीआर टेस्टिंग होना चाहिए और 5 कंट्रीज़ की लिस्ट भी आ चुकी है, जो जहाँ इन्फेक्शन रेट्स हाई हैं, वहाँ पर टेस्टिंग वगैरह होगी। लेकिन उसके बावजूद भी ये वायरस ऐसा है, कुछ लोग इंक्यूबेशन पीरियड में होंगे, आरटी-पीसीआर की सेंसिटिविटी 70-80% होती है, 20% उसको अवॉइड कर देंगे। काफ़ी लोगों में एसिम्प्टोमेटिक होता है। अगर इन्फेक्शन आता है, कोविड के मामले में ऐसा है कि अगर आप ढूँढोगे तो पाओगे। ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस पहली बार आया है। कोरोना वायरस हिस्ट्री में 100 साल पहले भी था, 50 साल पहले भी था। लेकिन ये नोवेल कोरोना वायरस है जो कि ज़्यादा बीमारी करता है, लेकिन अब हम ढूँढना शुरू किया है, टेस्टिंग बढ़ गई है तो हम उसको पाएँगे। दूसरी एक मैं बात बोलना चाहता हूँ कि ये समय ऐसा है, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में पॉल्यूशन की वजह से सबके गले खराब हो रहे हैं, हुँ। हल्का-सा बुखार होता है। वायरसेस, फ्लू वायरसेस, इन्फ्लुएंजा वायरसेस और दूसरे रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस और अदर दूसरी वायरल इलनेसेस जी। बहुत चल रही हैं। और कोविड भी अगर आएगा तो कोई भी पंडित, कोई भी डॉक्टर कितना ही होशियार क्यों ना हो, वो पता नहीं लगा सकता क्लिनिकली कि किसको कोविड है, किसको फ्लू है, किसको हुँ, पॉल्यूशन की वजह से है, किसको कोई और वायरस है। हुँ। इसलिए मैं चाहूँगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो अगर ये BF7 वायरस अगर आ भी जाता है ओमिक्रॉन इंडिया में, तो इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। हमारे भारत की जो टेस्टिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। जो होम टेस्टिंग होती है वो भी काफ़ी है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब फर्स्ट वेव जी, के दौरान तो हमें ये भी नहीं पता था डॉक्टर्स को कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। है? जी। एवरी डे वी हैव लर्न्ड ओवर फर्स्ट एंड सेकंड वेव के फर्स्ट वेव के एंड में हमें पता चला था कि स्टेरॉइड्स का बड़ा रोल है। हुँ, वैसे हम कहते थे कि एआरटीएस में स्टेरॉइड जो है ना नुकसान करते हैं। फिर हमें पता चला कि एंटीकोएगुलेंट देते हैं। फिर रेमडेसिविर की बात आई। हर रोज
गाइडलाइंस में चेंज होता जा रहा था, लेकिन आज जो सिचुएशन है, जी, आज सिचुएशन ऐसी है कि हमें पता है कि कोविड को कैसे डायग्नोस करना है, बिल्कुल। तो कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे उनकी ऑक्सीजन मेंटेन करनी है। हमारी ऑक्सीजन की कैपेसिटी हर हॉस्पिटल में एनहांस कर दी गई है और 27 यानी आज जो है ना, जो ड्रिल भी जो हुई है इंडिया में, हुँ, तो हम लोग सब सक्षम हैं, जी, कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है। जी, जो जी, चाइना में आज हो रहा है, वो भारत में सेकंड वेव में हो चुका है। जी, ठीक है। तो मैं और डॉक्टर दूसरी राव, बात है कि जैसा डॉक्टर खिलनानी ने भी कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है और अस्पताल जो हैं और जो डॉक्टर्स हैं, जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं, उन्हें भी एक तरह का अनुभव है कि कैसे कोविड से निपटना है। लेकिन आप सभी इस पर एक राय ज़रूर होंगे कि जो वैक्सीनेशन है, वो सबसे पहला कदम है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है और चीन सहित जो अन्य देश हैं, उसमें कोविड-19 के मामले में जो इज़ाफ़ा देखा जा रहा है, उसमें वैक्सीनेशन की कमी, अच्छी गुणवत्ता वाली वैक्सीन ना होने जैसे जो कारण रहे हैं, वो मुख्य रूप से देखे जा रहे हैं। भारत में स्थिति देखें डॉक्टर राव, तो करीब कोरोना के 220 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं, जिनमें से करीब 7 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें अभी वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगी है। अगर कुछ आंकड़े बताऊं तो देश में इस वक्त करीब 92% लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना वैक्सीन की पहली डोज के बाद दूसरी डोज लग चुकी है, लेकिन कुछ राज्यों की हालत खराब है। झारखंड इसमें से एक नाम है। 74% लोग ही ऐसे हैं जिन्हें कोरोना वैक्सीन के पहले टीके के बाद दूसरा टीका लगा। झारखंड के बाद मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, चंडीगढ़, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के नाम आते हैं। तो वैक्सीन को लेकर, दूसरी डोज को लेकर और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं लोग, इसे लेकर क्या मैसेज देंगे आप? डॉक्टर राव, आप म्यूटेड हैं। हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, जी, इस मामले में मैं एक इम्पॉर्टेंट बात अपना इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। जो हम लोग सोचते हैं कि वैक्सीन जो है सबसे पहला कवच, एक्चुअली वो सबसे पहला कवच नहीं है, वो दूसरी कवच है। पहला कवच जो है सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्किंग, हम्म, उसके बाद आता है वैक्सीनेशन। क्योंकि आज तक जो सिचुएशन था कि जो वैक्सीन भारत में एवं एवं दूसरे देशों में जो भी सर्कुलेशन में है, वो सारे के सारे जो सिस्टमिक इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता था। दैट मीन्स हमारे सीरियस डिजीज, हॉस्पिटलाइजेशन, आईसीयू एवं डेथ, ये चार चीजों को प्रोटेक्ट करता था, लेकिन इन्फेक्शन को कम नहीं करता था। अभी जो है नेजल वैक्सीन आके पहुंच गया है, जिसमें मैं भी हमारे सेंटर भी ये इसमें शामिल था, और उससे ये देखा गया है कि नेजल वैक्सीन जैसे कि ये म्यूकोजल इम्यूनिटी, जो कि गेटकीपर मैकेनिज्म, मतलब हमारे वायरस जब बॉडी के अंदर घुसता है, नाक और गले में जहां पे इंफेक्शन होती है वहीं पे प्रोटेक्शन दे सकता है। हम्म, तो आपने जैसे बताया कि पहला डोज दूसरा डोज के कंपैरिजन में, मुकाबले में पहला डोज ज्यादा लोग लेके ले रहे थे एवं दूसरे में कम हो गया, एवं एवं थर्ड डोज जो है बूस्टर डोज बूस्टर, के लिए लोग तो आना ही बंद कर दिया। हम्म, अभी इस हालत में अभी जो नेजल वैक्सीन आके पहुंचा है, ये हर एक चीज में काम कर सकता है, ये एक बूस्टर बूस्टर की तरह काम कर सकता है। तो नेजल वैक्सीन सही टाइम पे लॉन्च किया गया है, जिसे हम लोगों ने ये भी चेक किया था कि जिनको इंट्रामस्कुलर फर्स्ट डोज मिला है इंजेक्टेबल वैक्सीन, उन सेकेंड डोज जो है नेजल वैक्सीन, और जिनको सेकेंड डोज मिला है और नेजल वैक्सीन, जिनको सेकेंड डोज इंजेक्टेबल और पहला डोज नेजल वैक्सीन, ऐसे मिक्स एंड मैच करके देखा गया है कि हर एक चीज में नेजल वैक्सीन जो है काफी अच्छे से बूस्टिंग करता है। तो करंट सिचुएशन में जिन लोगों ने बूस्टर नहीं लिया है और जिन लोगों ने बूस्टर ले भी चुके हैं, उनके लिए ये नेजल वैक्सीन थोड़ा यूजफुल तो डेफिनेटली रहेगा। बिल्कुल। डॉक्टर गंगा खेडकर, जब नेजल वैक्सीन की बात हो रही है और जैसे डॉक्टर राव ने भी बताया कि काफ़ी असरकारक है और वो बूस्टर डोज की तरह ही काम कर सकती है, नेजल वैक्सीन को लेकर थोड़ा सा जानकारी दीजिए। क्या वो हर जगह आसानी से उपलब्ध है या नहीं, उसमें वो कितना अभी वक्त लग तो सकता है? उपलब्ध नहीं है। आज ही उन्होंने बताया है कि वो जनवरी 8 के बाद में शायद सब सब हॉस्पिटल्स और कई सरकारी इसमें भी मिलना शुरू हो जाएंगे। हम्म, तो उसको उपलब्ध होने को थोड़ा सा टाइम है, लेकिन ठीक है। इतना डरना नहीं है कि अभी उपलब्ध है कि नहीं है, क्योंकि वो क्या एकदम चाइना में शुरू हुआ तो कल दूसरे दिन अपने देश में ये वेरिएंट आके फिर इसीलिए परेशानी डॉक्टर खड़ी राव ने कर कहा कि देगा। वो दूसरा ऐसा स्टेप कुछ है। है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। जी, हम इंतजार कर सकते हैं अभी भी।
और वो आने के बाद में हम अगर चाहते हैं वही वैक्सीन अगर हमको चाहिए तो वो वैक्सीन भी हम ले सकते हैं। दूसरी बात हमने ये भी समझना जरूरी है कि जब हम बोलते हैं कि नेजल वैक्सीन से लोकल इम्यूनिटी बढ़ती है इसलिए नए सिरे से इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन जो पुराने भी वैक्सीन थे उसमें नए सिरे से इन्फेक्शन होना 0% चांस है, ऐसा कभी नहीं। वो भी रोकता था लेकिन कम समय तक रोकता था क्योंकि उसमें लोकल इम्यूनिटी नहीं आती थी। तो जिन लोगों को इतना अगर डर है कि मैंने प्रिकॉशनरी डोज नहीं लिया है, मैं हम्म। क्या करूं, वो हम्म। जाके आज भी प्रिकॉशनरी डोज जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमको जो उपलब्ध है वो ले सकते हैं। यानी नेजल वैक्सीन अगर मिली तो सबसे अच्छा है, नहीं तो पहले जो 2 डोज जिस वैक्सीन के लिए हैं हम्म। उसके बजाय अभी जो प्रिकॉशनरी डोज लेंगे वो अगर दूसरे किसी वैक्सीन का अगर लिया तो क्या अच्छा है, नहीं तो तीसरा डोज भी वो जो पहले 2 डोज मिले हैं उनके वैक्सीन का भी मिला तो भी अच्छा रहेगा। लेकिन इतना पैनिक होना नहीं है कि 8 जनवरी तक मैं कैसे रहूंगा जब तक ये नेजल वैक्सीन मिलना शुरू हो जाए। जी। डॉक्टर खिलनानी, जैसे आपने भी कहा कि आपने हाइब्रिड या मैं कहूँ हर्ड इम्यूनिटी की बात की और किस तरह से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसकी बात की, लेकिन तमाम ऐसे लोग जो बुजुर्ग हैं या मैं कहूँ कोमॉर्बिडिटी के शिकार हैं, उन्हें किस तरह की मैं कहूँ एक तरह से एहतियात बरतनी चाहिए? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अ, देखिए ऐसा है कि जो ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि जितनी भी जो कैजुअलिटीज हो रही हैं, डेथ्स हो रही हैं यूरोप में, अमेरिका में, वो या तो एल्डरली एल्डरली में हो रही हैं, जैसे 70-80 साल से बड़े हैं, या फिर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, या कैंसर के पेशेंट्स हैं, या सीवियर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हैं। उनको बचाने के लिए ये जो इन्फेक्शन रोकने के जो तरीके हैं ना, जो हम कह रहे हैं कि कंट्री में ये ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट नहीं आना चाहिए, ट्रांसमिशन स्लो करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन करनी चाहिए। वो इसीलिए है, पर कोई 25 साल का रिस्ट-पुष्ट बंदा, लड़का है या आदमी है, उसको अगर हो गया ओमिक्रॉन, तो और वो डॉक्टर राव, इसी के बारे में मैं आपका भी कमेंट लेना चाहूँगी। जो लोग मैं एक तरह से कहूँगी कोमॉर्बिडिटी या फिर कहें कि किसी तरह के हृदय रोग या फिर बीपी की समस्या या डायबिटीज़ या फिर तो जो उसको बुजुर्ग 1 हैं, आध दिन का कोर्स किस दो तरह मत दो। हाँ, जैसे आपने बताया कि कोविड कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इन सब चीजों में भी ये वैक्सीन जो है काफी यूजफुल है और कोई प्रिकॉशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मतलब इंजेक्टेबल वैक्सीन में और नेजल वैक्सीन में ज्यादा कुछ फर्क नहीं आया है। केवल वो जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसमें थोड़ा फर्क है, लेकिन इसमें एडवांटेज रहता है नेजल वैक्सीन का कि हमें इंजेक्टेबल मतलब जैसे कि एक ट्रेन मैन पावर की जरूरत है, वो सब नहीं है और आसानी से ये दिया जा सकता है। और 18 साल से बड़े लोगों के लिए ये यूजफुल कहा जाता है। एंड इसीलिए मतलब दोनों वैक्सीन में कोई फर्क नहीं है, जैसे रमन सर ने अभी अभी बताया कि ऐसे कोई पैनिक की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि हमारे भारतवर्ष में हाइब्रिड इम्यूनिटी काफी है जी। और मास्किंग और सोशल डिस्टेंस से हम इससे निपट सकते हैं। और सरकार जो है, हम प्रिपेयर, हर तरह की प्रिपेयरनेस रेडी है। और सरकारी जो प्रिपेयरनेस है उसके साथ साथ हमें एक और चीज की जरूरत होती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के जितने भी नेटवर्क्स हैं वो उसको भी एक बार परखने की जरूरत है कि कितने प्रिपेयर्ड वो है, क्योंकि पिछले पहला वेव और दूसरे वेव में हम लोगों ने देखा है कि प्राइवेट सेक्टर जो है काफी कंट्रीब्यूट किया था। बिल्कुल। उसके मामले में हमारे प्रिपेयर्डनेस में एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहता है। बिल्कुल, और हो सकता है कि अगला चरण जब मॉक ड्रिल की हम बात कर रहे हैं, तैयारियों की बात कर रहे हैं, तो अगला चरण वो भी हो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक तरह से समीक्षा को लेकर। इसी के साथ समय यहीं पूरा हो गया है। डॉक्टर राव आपका, डॉक्टर खिलनानी आपका, डॉक्टर रमन गंगाखेडकर, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ मुद्दा आपका में जुड़ने के लिए। तो तैयारी हमारी पूरी है कोविड से, अगर कोई लहर इस तरह की आती है तो कोविड से निपटने की तैयारी भारत में पूरी है। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन कोविड से बचाव और फैलाव को नियंत्रित करने का मूल मंत्र है।
चीन सहित अन्य देशों में कोविड-19 के मामलों में देखी जा रही वृद्धि के लिए वैक्सीनेशन की कमी, अच्छी गुणवत्ता वाली वैक्सीन ना होने जैसे कारण मुख्य रूप से देखे जा रहे हैं। भारत में इस बारे में चिंता की बात नहीं है। यहाँ लोगों का बड़े स्तर पर टीकाकरण हो चुका है और हालात भी काबू में है। फिर भी हमें सतर्कता बरतने में लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि अगर एक भी मामला है तो ये फैल सकता है। सरकार ने हर नमूने की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने का भी निर्देश दिया है। जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें वैक्सीन लगवानी चाहिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन भी जरूरी है। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचना है। डायबिटीज, हृदय रोगी यानी कोमॉर्बिडिटी वाले लोग अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।